जय हिंद दोस्तों। 1991 में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, जिसमें लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन से तीन वर्ड को भारत में भी इम्प्लीमेंट किया गया था। लिबरलाइजेशंस और प्राइवेटाइजेशंस को लेकर क्वेश्चन मार्क तो बहुत कम उठते आए, लेकिन ग्लोबलाइजेशंस को लेकर जो क्वेश्चन मार्क है वो कुछ सालों की हम बात करें तो क्वेश्चन मार्क इसको लेकर ज्यादा उठते आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसे वेपनाइज्ड किया जा रहा है आज के टाइम में। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में वेपनाइज्ड हो चुका है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक मेन पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो उससे फुलफिल नहीं कर रहा है। आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है कुछ इकोनॉमिक पावर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। इवन कि जो डेजिग्नेटेड करेंसी है या फिर ट्रेड है, टूरिज्म है, इसे एज अ वेपन की तरह यूज किया जा रहा है कुछ गिने चुने कंट्रीज की तरफ से। इवन की जो अपॉर्चुनिटीज है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी देशों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ये भी उठता है कि इस ग्लोबलाइजेशन कमिंग टू एन एंड। तो इसी के रिजल्ट में यहाँ पर भारत और जापान दोनों ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि री ग्लोबलाइजेशन की दिशा में हम लोग काम करेंगे। जो पहले 19 आपको बताना चाहते हैं 1945 के टाइम में जब जो ग्लोबलाइजेशन का जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वही ऑब्जेक्टिव को फिर से इसे रिवाइव करने की बात की जा रही है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंडिया जापान पार्टनर्स इन वर्ल्ड हेडेड टुवर्ड्स री ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं रिसेंटली यहाँ पर 6 से 8 जो मार्च है, ये आपका राइसिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है अभी फिलहाल जापान में, जिसे ओआरएफ ने ऑर्गेनाइज करवाया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक थिंक टैंक है इंडिया बेस्ड, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स को लेकर बातें चल रही है, जैसे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक और या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप को लेकर, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर का एक जो स्टेटमेंट है, अभी बहुत सारे न्यूज मीडिया आर्टिकल्स में पब्लिश हो रहे कि जापान आज के टाइम में भारत के बदलते हुए जो पेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आज के टाइम में भारत में आया है, उसे लेकर जापान भी आज प्रशंसा कर रहा है। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली भारत की जो बदलती हुई जो पेस है, ये दूसरे देशों के साथ कनेक्ट करने में, रिलेशंस को और भी मजबूत करने में ये मोर इफेक्टिव एंड क्रेडिबल पार्टनर बनाता है। सो एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए जापान की टोक्यो में 6 से लेकर 8 मार्च तक ये बेसिकली ऑर्गेनाइज होने वाला है। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं 6 से पहले, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर 2 देशों की यात्रा में निकले हुए फिलहाल अभी। एक तो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो तो अलग हो गया, लेकिन स्पेशली यहाँ पर साउथ कोरिया की विजिट में भी गए हैं। उसकी अलग से कुछ एजेंडा है, क्योंकि साउथ कोरिया के लेकर रिसेंटली यहाँ पर जो भारत को लेकर कुछ नस्ल भेदी जो टिप्पणी है वो भी की गई थी कुछ महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, रिसेंट की बात नहीं। इवन की टेक्नोलॉजी को लेकर, इवन की यहाँ पर चिप्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, इनको लेकर भी यहाँ पर चीजें जो है आगे बात की गई है। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में, जो रिसेंटली अभी रायसीना जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो चल रहा है। तो यहाँ पर एस जयशंकर ने भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है इसको यहाँ पर प्रशंसा करते हुए यहाँ पर ये कहा है कि अगर आज के टाइम में जापान अगर भारत जैसे देशों को अप्रिसिएट कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है भारत का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आज से अगर हम देखें जो 10 साल पहले की जो दशा दिशा थी, आज बिल्कुल वो चेंज हो चुका है। अगर हम क्वेश्चन मार्क अगर आपसे हम पूछे कि भारत को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इफेक्टिव बनाती है और क्रेडिबल बनाती है, तो आप कुछ बोलेंगे, मेरे साइड से भी कुछ बातें बोली जाएगी, मेरे साइड से कुछ ज्यादा बातें बोली जाएगी, क्योंकि हम बेसिकली इस चीजों को एक लंबे टाइम से स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर एक सटीक भाषा में कहते हैं कि आज जो है भारत प्रतिदिन जो है 28 किलोमीटर जो बिल्डिंग्स है, जो हाईवे है वो बिल्ड कर रहा है। इवन कि प्रति साल यहाँ पर 8 ऐसे न्यू एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। एक से लेकर लगभग 2 के आसपास में जो मेट्रो है हर एक साल बनाए जा रहे हैं। इवन की कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी जो चीजें है ना, ये चीजें इंडिया को इफेक्टिव बनाती है, क्रेडिबल पार्टनर बनाती है किसी दूसरे देश के साथ में। इसके अलावा यहाँ बोला जाता है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहा है, चाहे ईज ऑफ लिविंग की बात करें, डिजिटल डिलीवरी की बात करें, जैसे यूपीआई आपको मालूम है कि पड़ोसी देशों तक पहुंच रहा है। श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, सिंगापुर की बात करें, यूएई की बात करें, आप देख सकते हैं यूएई का जो पहुंच है, रिच है, बहुत सारी एशियन कंट्री, इवन की अरब वर्ल्ड में कहीं न कहीं पहुंच रहा है। और फाइनली यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि इंडिया आज के टाइम में बेसिकली वर्क कर रहा है कि जो मेजर कॉरिडोर है ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने को लेकर, इस पे भी काम कर रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो इंडिया है और जापान है, दोनों के कन्वर्जिंग व्यूज है यहाँ पर। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं भारत का G20 के समिट पिछले साल जब हुई थी, उस समय आईमेक का अनाउंसमेंट किया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर,
जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मुंबई का जो पोर्ट है, यहाँ से आपका जो कनेक्टिविटी है, जो बेसिकली मैरीटाइम कनेक्टिविटी, रोड, रेलवेज़, हाईवे जो कनेक्टिविटी है, इसके ज़रिए ग्रीस, जो यूरोप कंट्री उसको कनेक्ट करनी थी। लेकिन फिलहाल तो अभी मामला गंभीर है, मतलब ये चीज़ है कि हौथीज़ का अटैक, इज़राइल हमास के बीच में वॉर और सोमालिया के जो पायरेट्स है फिर से एक्टिव होना, इसको लेकर यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं ठंडे बस्ते पर नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। इवन कि ईस्ट जो ट्राइलेटरल हाइवेज़ है, ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, इस पर भी काम किया जा रहा है। इवन कि आज के टाइम में भारत की तरफ से ये भी चीज़ें बातें बोली जा रही है कि जिस तरीके से रेड सी में आज के टाइम में जो एक केओस जो बना हुआ है, ओनली मिडल ईस्ट जो ट्रेड रूट है, जो आईमेक हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहना, ये हमें इससे हट के हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूँढना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंट 2 वीक पहले का ये आर्टिकल्स है, जहाँ पर एस जयशंकर कहते हैं कि हमें मल्टीपल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की नीड है एमिड रेड सी क्राइसिस को देखते हुए। और क्योंकि यहाँ पर आईमेक पे भी काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आईमेक को लेकर यहाँ पर जब पिछले कुछ वीक पहले जब यूएई जब गए थे पीएम मोदी जो हिंदू टेम्पल की इनॉग्रेशंस के टाइम में, और हमने एक वीडियो बनाया था उसको लेकर, तो वहां पर भी आईमेक को लेकर डिस्कशंस की गई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो यहाँ पर 2 वीक पहले का आर्टिकल से क्या था कि हमें ऑल्टरनेटिव तलाशने की जरूरत है, और हम लोग तलाश भी रहे हैं। रिसेंटली आर्मेनिया के जो लीडर है जब इंडिया आए थे, तो उस वक्त हमने और आर्मेनिया के बीच में ऑल्टरनेटिव सी ट्रेड रूट की बात की गई थी, जिसमें आर्मेनिया अपने लैंड से ईरान के थ्रू से ट्रेड रूट गुजारने की परमिशन दी थी। वैसे आपको बता दें कि आर्मेनिया, अजरबैजान, इस ये जो बेसिकली बात की जा रही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात किया, जो अस बात जो एग्रीमेंट में कुछ देश साइन किए थे, जिसमें बेसिकली इंडिया को कनेक्ट करने की बात की जा रही थी यूरोपियन कंट्री से, जिसमें टू वे आपका जो रास्ता वो होगा सेंट पीटर्सबर्ग को यहाँ कनेक्ट करेगा, इवन यूरोप को इधर इस साइड से कनेक्ट करने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से लेकर ये जो रूट है, ये अजरबैजान की तरफ से जो बाकू है यहाँ कनेक्ट कर रही थी, जो कैस्पियन सी है। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक ऑल्टरनेटिव आर्मेनिया प्रोवाइड किया है, इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाए हैं, लेटेस्ट ही रिसेंटली आपको मिल जाएगा ये, तो हम इसे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा देंगे। खैर यहाँ पर और भी चीजें बातें बोली गई, जैसे ग्लोबल साउथ के बारे में भी, भारत किस तरीके से आज के टाइम में ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनी हुई है, वॉइस बना हुआ है, क्योंकि इंडिया बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट को लेकर, या फिर ग्लोबल साउथ को लेकर जो कंसर्न है, इसकी रिगार्डिंग भारत जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। इवन की ग्लोबल साउथ की एक आवाज है, जो 78 नेशंस जो बेसिकली डिफरेंट कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, और एक ग्लोबल और नॉर्थ को बेसिकली जो डिवाइड करती है ब्रेंडेड लाइन, कहा यह जाता है कि जो ग्लोबल साउथ है ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करती है, एक्सेप्ट कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दे तो, और जो आपके ऊपर वाले जो देश है वो आपके रिच कंट्री में आते हैं, और भारत ग्लोबल साउथ को कहीं न कहीं आज के टाइम में लीड कर रहा है। तो ये चीजें जो है ना और आसान बन सकती है जब इंडिया जापान दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट करने के टाइम में दोनों देश इंश्योर करते हैं मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, बाकी जो ग्लोबल साउथ के देश है उनको लेकर। क्योंकि आज के टाइम में रेड सी की हम बात करें, अटैक जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, नवंबर के टाइम में देखा हमने कि रेड सी में हौथीज का अटैक देखा जा रहा है, इवन कि सोमालिया के पायरेट्स भी एक्टिव हो चुके हैं, मल्टीपल्स अटैक हुए, इसके रिगार्डिंग आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं, और हमने भी बहुत सारे वीडियो हमने इसको लेकर हमने बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत आज के टाइम में डिफेंस कैपेबिलिटीज को इस और स्ट्रेंथन करे जापान के साथ मिलकर, ताकि एक लार्जर रीजन को एक बेनिफिट पहुंच सके। ओनली इंडो पैसिफिक पर हम लोग सीमित न रहे, हम लोग रेड सी यहाँ तक भी हम लोग जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवा सके। तो फाइनली यहाँ बात की जाती है ग्लोबल ऑर्डर को लेकर, जिस तरीके से एक समय था आज के टाइम 2 दशक पहले, जिसकी उस वक्त की जो सिचुएशंस है और आज की सिचुएशंस बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज के टाइम में जो पैरामीटर है, जो मैट्रिक्स है, जैसे जीडीपी के तहत हम लोग किसी देश को मापते हैं, कितना डेवलप है, कितना डेवलपिंग है, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, इन्फ्लुएंस, कितना उस देश का इन्फ्लुएंस है, वो चीजें आज के टाइम में बदली है, न्यू बैलेंसेस निकल के आ रही है। एक समय था जब वेस्टर्न बैलेंसेस ही चलती थी, कम यूएसए ही सुपर पावर है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे पोल निकल चुके हैं। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि हमें डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करने की नीड है, इंक्लूडिंग रेड सी तक। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो दोनों देशों के बीच में रायसीना कॉन्फ्रेंस के बाद में भी यहाँ पर दोनों देश के बीच में बायलैटरल टॉक्स होते हैं, और उसमें रीजनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस की जाती है। इवन कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक को लेकर जो एक लंबे टाइम से जो बात चलती आ रही है कि फ्री होनी चाहिए, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल होना चाहिए, इसको लेकर भी यहाँ पर कॉपरेशन को लेकर बात चल रही है। और एक पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग कहते हैं ना कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, इस बात पर भी डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर फोकस करते हैं कि फ्रीडम, ओपननेस, रूल बेस्ड ऑर्डर, ये इन चीजों को लेकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज के टाइम में, और इसी दिशा में जापान और भारत जो है कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता
बताना होना चाहिए क्योंकि जापान और भारत जो है वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, हम बांग्लादेश की बात करें तो रिसेंटली यहाँ पर जापान और भारत दोनों ने मिलकर यहाँ पर मातबारी जो पोर्ट है बांग्लादेश में, उसे डेवलप करने की बात करी है, जिसको कनेक्ट भी किया जाएगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ से, ताकि जो कनेक्टिविटी है भारत और मेनलैंड का नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वो और भी स्ट्रांग हो सके। इवन की इन्वेस्टमेंट भी आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं जापान की साइड से इंडिया में। इवन की जापान और इंडिया का दोनों का कंसर्न्स एक ही है, क्या है? चाइना। तो इसको लेकर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है कि री-ग्लोबलाइज़ेशंस की ओर दुनिया बढ़ रही है? और जो बेसिकली जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो लोग जिनका ऑप्शन पीएसआई हर आर है, उनके लिए खासकर री-ग्लोबलाइज़ेशन जैसे वर्ड है, आज के टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। वैसे तो इस चैनल में यूपीएससी रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियोज़ नहीं आती है, लेकिन हाँ, आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे-ऐसे जो वर्ड है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए आपका ओपिनियन क्या है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।